शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास हम बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, क्लास नंबर 12th रहेगी। टॉपिक है बुद्धि की रचना, मापन और बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि का टॉपिक से। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर बेस्ड हम टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं एग्ज़ाम को फ़तेह करने के लिए, टीटी एग्ज़ाम को फ़तेह करने के लिए, बाल विकास सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए? तो 30 में 30 लाना है। सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासेज चल रही हैं, सभी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चल रही हैं। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को अंत में कमेंट करके बताना है लास्ट में 50 में से आप लोगों ने कितने स्कोर प्राप्त किया। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार एस कारक के बारे में क्या सत्य दिया गया है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, आपके एग्जाम की जैसे संभावित प्रश्न पूछा जा रहा है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अनुसार एस कारक के बारे में क्या सत्य है? ये जन्मजात होता है, यह सभी मानसिक कार्यों में समान होता है, इसे प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जाता है, या यह कभी नहीं बदलता? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत ने किसने प्रतिपादित किया? तो स्पीयरमैन ने किया। पहली बात तो ये जान लीजिए, दो कारक सिद्धांत अर्थात 2 फैक्टर थ्योरी जो है, इसमें एक्स कारक अर्थात स्पेशल फैक्टर होता है जिसे हम विशिष्ट कारक बोलते हैं। एस कारक विशिष्ट कार्य या कौशल से संबंधित होता है, जैसे संगीत, गणित, नृत्य, यांत्रिक कौशल हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि संगीत, गणित, नृत्य और यांत्रिक कौशल को हम क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण द्वारा अर्जित कर सकते हैं। एस कारक मतलब, एस कारक समझिए कि गीत, संगीत, गणित, नृत्य और यांत्रिक कौशल के अंत अर्जित और विकसित कौशल माना जाता है। व्यक्ति विशिष्ट एस कारक होता है। बहुलता होती है, बहुलता में समान जी जो क्या होता है, जी सामान्य कारक के विपरीत एस कारक एक नहीं बल्कि कई होते हैं। प्रशिक्षण में सुधारा जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति में उच्च जी कारक हो सकता है। उच्च जी मतलब जनरल समान कारक, लेकिन एस कारक जैसे संगीत की प्रतिभा कम हो सकती है, ये इसके विपरीत हो सकती है। तो एस कारक विशिष्ट कौशल है जो अभ्यास द्वारा अर्जित किया जा सकता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सभी को कमेंट करना है। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं। गार्डनर के अनुसार दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए कौन सा करियर सबसे उपयुक्त है? दार्शनिक, आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार, वकील या पत्रकार? सभी बताइए। तो गार्डनर की थ्योरी की बात करें, बहुबुद्धि का सिद्धांत, दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए करियर सबसे उपयुक्त होता है। दृश्य मतलब दिखाई देना, तो वास्तुकार, वास्तुकार इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें छवियाँ, 3D स्थान संबंध समझने, हेर फेर करने की आवश्यकता होती है, जो आर्किटेक्ट ये कर सकता है। वास्तुकार कलाकार, इंजीनियर, पायलट नाविक हो जाएगा, डिजाइनर हो जाएगा, फोटोग्राफर हो जाएगा, सर्जन हो जाएगा, फैशन डिजाइनर हो जाएगा, ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और इसके पहले सभी को पता हमारी टॉपर नोट्स भी बाल विकास की आ चुकी है। बाल विकास के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की भी टॉपर नोट्स आ चुकी है। जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। ये टॉपर नोट्स 15 से 20% तैयारी आपकी मजबूत कर देंगे, सिलेक्शन का रास्ता, टीटी एग्जाम को फतेह करने का रास्ता आसान कर देंगे। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में अनुभवात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो पहली बात जान लीजिए, त्रितंत्र का सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग में अनुभवात्मक बुद्धि का सीधा संबंध किससे होता है? सीधा संबंध नई परिस्थिति में सृजनात्मकता दिखाना से होता है, या रचनात्मक बुद्धि से होता है। रचनात्मकता या नवीनता आना, पूर्व अनुभव का उपयोग, नवीन स्थिति स्वचालन, तो नई परिस्थितियों में सृजनात्मकता दिखाना ही अनुभवात्मक बुद्धि का संबंध हो जाता है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक स्वरूप पर यह सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बुद्धि लब्धि IQ के वर्गीकरण में सीमावर्ती श्रेणी का स्तर क्या है? सीमावर्ती श्रेणी का स्तर, तो सीमावर्ती श्रेणी का स्तर कौन सा कहलाता है? सीमावर्ती श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए। यह श्रेणी समान बुद्धि और मानसिक मंदता के बीच की सीमा को दर्शाती है, इसको हम सीमावर्ती बोलते हैं। वो होती है 70 to 79।
इस आईक्यू में क्या होता है, कुछ पैमाने 70 से 84 तक होते हैं, लेकिन 70 से 79, अगर मान लीजिए 70 से 84 दे दिया जाए तो वो भी ऑप्शन सही है। इसे अक्सर सुस्त या धीमा सीखने वाला भी कहा जाता है। और सामान्य बुद्धि लब्ध 90 से 109 के बीच होती है, जानते हैं आप लोग। मंद बुद्धि जो होती है वह 50 से 69 के बीच होती है। तो सारा डाटा आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्मी बीटा का परीक्षण का निर्माण किसके लिए किया गया था? आर्मी बीटा, तो आर्मी बीटा के परीक्षण का निर्माण अशिक्षित और विदेशी मूल के सैनिकों के लिए किया गया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1917-18 में। तो उस दौरान अमेरिकी सेना में उन सैनिकों के मूल्यांकन के लिए किया गया था जो निरक्षर, अशिक्षित और गैर अंग्रेजी भाषी थे। निरक्षरों की पहचान करना, गैर अंग्रेजी भाषा को मूल्यांकन करना, सैनिकों का वर्गीकरण और अल्फा में असफल, अर्थात जो सैनिक आर्मी अल्फा, साक्षर सैनिकों की लिखित परीक्षा होती थी आर्मी अल्फा, उसमें जब असफल हो जाते थे तो उनका परीक्षण बीटा के माध्यम से किया जाता था। तो अशिक्षित और विदेशी मूल के सैनिकों के लिए किया गया। अगला प्रश्न देखिए। थर्स्टन के समूह कारक में डब्ल्यू कारक का क्या अर्थ होता है? थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत में डब्ल्यू कारक का क्या अर्थ है? कभी कभी दोस्तों गला भी सूख जाता है और कभी कभी ऐसा होता है बोलते हैं आवाज़ नहीं आती, खांसी केवल आती, आवाज़ नहीं आती। थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं हम लोग, पानी पीते हैं, फिर इसके बाद शुरुआत करते। तो मेहनत है सभी आपके सपने को साकार करने के लिए, तो आप अपने फैमिली को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, आप करते भी हैं। और इसीलिए जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत में डब्ल्यू कारक अर्थ जब भी पूछा जाता है, एक याद रखेगा, वर्ड फ्लुएंसी अर्थात शब्द प्रवाह। समूह कारक में डब्ल्यू कारक का होता है शब्द प्रवाह। ये थर्स्टन द्वारा पहचाने गए 7 प्राथमिक मानसिक क्षमता हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसे हम PMA बोलते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं को पहचानने किसने पहचाना? थर्स्टन ने पहचाना। अर्थ, परीक्षण, ये सारे क्या हैं? प्रमुख विशेषताएं इनकी। किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट में एस अक्षर से शुरू होने वाले 20 शब्द लिखने को कहा जाए। थर्स्टन ने 7 से लेकर 9 प्रकार के समूह कारक बताए हैं, जिसमें डब्ल्यू के अलावा V आता है जिसे हम वर्बल बोलते हैं, N न्यूमेरिकल एबिलिटी, S स्पेटियल विजुअलाइजेशन, M मेमोरी, P और R रीजनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो एग्जाम में अगर अदर भी आए तब भी आपसे बनना चाहिए, हमारी कोशिश यही है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि किसका परिणाम है? कैटल की जब भी बात की जाती है तरल बुद्धि का नाम आता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात आती है। रेमंड वी कैटल, इनके अनुसार तरल जो बुद्धि होती है, तरल बुद्धि को फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करें, इसको हम GF बोलते हैं, मुख्य रूप से जैविक और आनुवंशिक कारकों का परिणाम होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण शामिल हैं? और भाटिया बैटरी परीक्षण से एग्जाम में TT एग्जाम में प्रश्न आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 5 उप परीक्षण, कितने हैं? 5 उप परीक्षण हैं। और यह परीक्षण मुख्य रूप से भारतीय बच्चों की बुद्धि मापने के लिए विकसित किया गया था। 5 में से पहला है कोए का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, दूसरा अलेक्जेंडर के पास अलोंग परीक्षण, तीसरा पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, चौथा तत्काल स्मृति परीक्षण और 5वां चित्र निर्माण परीक्षण। कौन कौन से हैं? कोए का ब्लॉक डिजाइन, अलेक्जेंडर का पास अलोंग, पैटर्न ड्राइंग, तत्काल स्मृति और चित्र निर्माण। यह 11 से लेके 16 वर्ष की आयु के बालकों के लिए एक प्रसिद्ध निष्पादन बुद्धि परीक्षण माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि बुद्धि की आलोचनात्मक व्याख्या यह मानती है कि IQ का जो परीक्षण है वह सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकता है। जो बुद्धि का आलोचनात्मक व्याख्या की गई उसके अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वेक्सलर ने
WISC परीक्षण किस आयु वर्ग के लिए विकसित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेक्सलर से डेविड वेक्सलर जो हैं, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन परीक्षण में 6 से लेके 16 वर्ष 11 माह क्या हो कि बच्चों के लिए विकसित किया गया, 6 से लेके 16 वर्ष। उद्देश्य क्या है? ये बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता और बुद्धि स्तर का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नो डाउट। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। संवेगात्मक बुद्धि को IQ से अधिक महत्वपूर्ण मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो यहाँ पे डेनियल गोलमैन हो जाएगा। डेनियल गोलमैन जो है संवेगात्मक बुद्धि को IQ से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संवेगात्मक बुद्धि अर्थात EI को अधिक मानते हैं IQ के लेवल के अकॉर्डिंग। EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। संवेगात्मक बुद्धि को इन्होंने ज़्यादा माना है। उसके बराबर मानने वाले मुख्य वैज्ञानिक को डेनियल गोलमैन सबसे प्रमुख नाम में आते हैं। डेनियल गोलमैन याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न पर पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि। बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता होती है पौधे और जानवरों की प्रजातियों में भेद करना। ये पौधे और जानवरों की प्रजातियों में भेद कर लेते हैं लोग। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत 3D मॉडल किसके द्वारा दिया गया? और अक्सर यह TT एग्जाम में आता है। जब भी 3D आयाम की बात की जाती है, एक प्रसिद्ध नाम आता है JP गिलफोर्ड। JP गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसको बुद्धि की संरचना या त्रिआयामी या SOI भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। 3 आयाम इन्होंने दिया है। बुद्धि के 3 आयाम हैं कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। पहली होती है संक्रिया, पहला आयाम संक्रिया, फिर दूसरा होता है विषय वस्तु, और तीसरा होता है उत्पाद। ये 3 आयाम हैं। संक्रिया में मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन। विषय वस्तु में सूचना के प्रकार आता है, दृश्य, शब्द, संकेतक, अर्थगत। और उत्पाद में क्या आता है? जैसे इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इनसे संबंध पूछे जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। गिलफोर्ड के मॉडल में संज्ञान किस आयाम का हिस्सा है? तो हमने क्या बताया? संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन किसका है? संक्रिया का है। अगर उत्पाद का पूछा जाए तो उत्पाद में क्या क्या आता है? इकाइयाँ, वर्ग, संबंध आता है। विषय वस्तु में क्या आता है? दृश्य, शब्द, सांकेतिक, अर्थगत। तो ये 1 नंबर पक्का रखा हुआ है, इस प्रकार से पूछा जाता है। अगला प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किया, अल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट। किसी पर इस प्रश्न पर डाउट होना ही नहीं चाहिए। आइए बात करें अगले प्रश्न की। मानसिक आयु, मेंटल एज का संप्रत्यय किस वर्ष दिया गया है? ये भी बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया है। मानसिक आयु, मेंटल एज का संप्रत्यय किस वर्ष दिया गया? जब भी मानसिक आयु या मेंटल एज की बात की जाती है तो एग्जाम में जब बैठेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद आएगा जायसवाल कोचिंग सेंटर की क्लासेज। जब याद आएगा तब आपको पता चलेगा यार सच में 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। काश ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएं जो हमने पढ़ा था, वीडियो में सुना था, देखा था, समझा था, लिखा था। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने 1908 में दिया। 1905 में बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण विकसित कर लिया था, लेकिन 8 में बिने साइमन मापनी के संशोधन के दौरान उन्हें मानसिक आयु की धारणा को आधिकारिक रूप में पेश किया। हर मोड़ तोड़ से कुछ भी पूछा जाए एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन आपसे बनना चाहिए क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं। थर्स्टन ने IQ का जो प्रारंभिक सूत्र दिया था वह सूत्र कौन सा है? तो IQ बराबर क्या होता है? सभी लोग बताइए, एग्जाम में पूछा गया है। स्टर्न ने IQ का जो प्रारंभिक सूत्र दिया वह क्या है? स्टर्न ने दिया था।
और स्टर्न का जब भी प्रारंभिक आयु के सूत्र की बात की जाती है मेंटल एज अर्थात मानसिक आयु बटे वास्तविक करंट एज मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना। MA ऑफ CA गुने 100, पहले MA ऑफ CA दिया गया था, बाद में 100 जोड़ा गया है, तो A भी हो सकता है C, यहाँ पे दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बाद में 100 मल्टीप्लिकेशन किया गया, पहले MA ऑफ CA किया गया था, लेकिन शुद्ध जो तो वो तो यही है, थर्ड ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। नो डाउट सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये भी कई बार पूछा गया है, सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण का निर्माण किसने किया? आपको कमेंट करना है, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। सांस्कृतिक मुक्ति परीक्षण की जब बात की जाती है, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, रेमंड और कैटल, अर्थात रेमंड कैटले ने कब किया था? 1949 में। लेकिन इसको बाद में कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट माना गया, CFIT मान लिया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में प्रारंभ में कितनी बुद्धियां बताई थी? तो पहले ये जान लीजिए कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जो पुस्तक है किसने लिखी? गार्डनर ने की। कब लिखी? 1983 में की। ये प्रश्न पर दिया गया, 1983 में प्रकाशित हुई थी। उसने प्रारंभ में केवल 7 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया। कितने? 7। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, संगीत बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। और इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आएगा, नोट कर लेना है। लेकिन वर्तमान में 8 और 9 मानी जा रही, लेकिन 7 उन्होंने विकसित की थी। ये 1999 में गार्डनर ने अपनी पुस्तक की बात कर रहे हैं। 8वीं बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि भी को जोड़ लिया गया है, लेकिन 1999 में उन्होंने जोड़ा है। 83 के बाद 99 में 8वां जोड़ दिया गया है, वह प्रकृतिवादी बुद्धि। तो 8 अब होंगी, ये नोट लेना है। गार्डनर की जो बुद्धियाँ प्रकार अब 8 हो गई गार्डनर के अकॉर्डिंग। अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता किस पेशे में सबसे अधिक होती है? वह होता है गणितज्ञ में। अमूर्त सोच चाहिए इसमें। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो बिने ने दिया। अक्सर पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न है, पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का सबसे व्यापक कारक क्या कहलाता है? और वह कहलाता है समान जी कारक। समान जो एस फैक्टर है वह सबसे बड़ा व्यापक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कौन सा प्रकार नहीं बताया? थॉर्नडाइक ने सामाजिक बताया, अमूर्त बताया, मूर्त बताया, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि इसने नहीं बताया। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी PMA परीक्षण में कुल कितनी प्राथमिक क्षमताएं पाई जाती? तो केवल 7। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्टर्न ने किया था। ये वे प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ये आए हुए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान पर समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। किस बुद्धि सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो बहुकारक को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अगला, स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण के साथ अनुकूलन और चयन करना होता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यदि किसी व्यक्ति का MA 15 है, CA 12 है, तो IQ कितना होगा? MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, आपका IQ निकल के आ जाए। कितना निकल के आ रहा है सभी लोग बताइए? 3 5 15, 3 चौके 12, 25 पंचे 125, 125 IQ यहाँ पे निकल आए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोष ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किसका उदाहरण है? सिंपल सी बात है, क्रियात्मक परीक्षण का उदाहरण है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और आप ये जानते हैं कि बुद्धि मापन का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? बहुत ही बार अच्छा बेहतरीन प्रश्न। बुद्धि मापन का स्वर्ण युग गोल्डन एज किस काल को माना जाता है? और वह 1905 से लेके 1911 तक का जो काल है, वो जो समय है, अंतराल है, उसको माना जाता है।
शुरुआत में 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहला सफल बुद्धि परीक्षण विकसित करने के लिए किया। फिर 1916 में लुईस टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने स्केल विकसित किया, जिसने आईक्यू परीक्षण को मानक बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध जब 1917 में हुआ, इस काल में अमेरिकी सेना द्वारा सैनिकों के चयन के आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा का उपयोग किया गया था। यही बुद्धि परीक्षण के पैमाने का अनुप्रयोग मास टेस्टिंग का सबसे महत्वपूर्ण दौर था। लेकिन बुद्धि मापन का स्वर्ण युग मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी को पूर्वार्ध माना जाता है। यह 1910 से 1930 का दशक अगर दिया तो उसमें, लेकिन यहाँ पे 1905 टू 11 जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार अस्तित्ववादी बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो जो दार्शनिक या चिंतक होता है उसमें अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। और आप जानते हैं कि जी कारक को मानसिक ऊर्जा किसने कहा है? मेंटल एनर्जी। तो कहने वाले और कोई नहीं, आपके स्पीयरमैन हो जाएंगे। और आपने अक्सर सुना होगा, ये कई बार पूछा जगह है एग्जाम में प्रश्न कि बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये कथन किसका है? बहुत ही बार पूछा गया। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन स्टेटमेंट किसका है? तो वुडवर्थ का है। बाद से बुद्ध, बाद से वुडवर्थ, याद रखिएगा। बुद्ध कार्य करने की विधि है, ये प्रसिद्ध कथन वुडवर्थ का है। यह बुद्ध परिभाषा बुद्धि के कार्यात्मक पहलू पर जोर देती है। वुडवर्थ इज द राइट आंसर। अगला है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा देने की किसने जरूरी माना? थॉर्नडाइक ने जरूरी माना। जो मंदबुद्धि बालकों हों उनको हस्तशिल्प की कला सिखाइए। हस्तशिल्प की कला सिखाइए, उनको बताइए, समझाइए। ठोस बुद्धि उम्र के साथ जो क्या करती है? ठोस बुद्धि जो होती है उम्र के साथ बढ़ती है या फिर स्थिर रहती, जो ठोस बुद्धि होती। रेवेन का आरपीएम परीक्षण किस प्रकार का है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न। रेवेन का आरपीएम परीक्षण किस प्रकार का है? रेवेन का परीक्षण पूछा जाता है सर, ये रीट और सीटेट में आता है, लेकिन एमपी टेट में भी आता है। तो रेवेन प्रगतिशील मैट्रिक्स एक अशाब्दिक संस्कृत निष्पक्ष और तरल बुद्धि का परीक्षण है। तो अशाब्दिक व्यक्ति समूह, व्यक्तिगत या समूह इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्ध टर्मन के अनुसार कितनी है? तो टर्मन के अनुसार 140 प्लस को हम क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली, अकॉर्डिंग टू टर्मन। तो टर्मन की जितनी भी बुद्धिलब्ध श्रेणी उन्होंने बताई उनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? कितनी बार बता चुका हूँ। जब भी बुद्धि के त्रितत्व की बात की जाती है, एक ही नाम आता है स्पीयर में। अब द्विकारक के बाद उन्होंने तीसरा सामूहिक कारक भी बनाया है, सामूहिक कारक जोड़ गया है, ये ध्यान रखना। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने और क्या कहा है? तो गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा है। किसने कहा है? पूछिए जाए कि मूर्त बुद्धि को गामक यांत्रिक बुद्धि किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। मूर्त बुद्धि का और किस नाम से जाना जाता है? तो गामक यांत्रिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र बताना है, किसने प्रतिपादित किया है? तो गोलमैन ने किया। अक्सर पूछा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र EQ बराबर EA/CA मल्टीप्लिकेशन 100 किसने प्रतिपादित किया? तो गोलमैन आपका नाम होना चाहिए। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट करते रहिएगा, तैयारी जारी रखिएगा, सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि का संबंध किससे है? स्थानिक बुद्धि का संबंध नक्शे और आकृतियों को समझने से है। और मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत की मुख्य आलोचना है कि इसे जी कारक की पूरी तरह उपेक्षा कर जाती। और अगला प्रश्न और भी लाजवाब है कि बुद्धि मापन की पहली प्रयोगशाला किसने विकसित की? अक्सर पूछा जाता है, बुद्धि मापन की पहली प्रयोगशाला किसने विकसित की? तब आपका जवाब एक ही होना चाहिए, जवाब नहीं बदलना है। विलियम वुंट या अल्फ्रेड बिने होंगे, सभी बताइएगा। बुद्धि मापन की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला की बात करते हैं, अल्फ्रेड बिने, उन्होंने सहयोगी थियोडर साइमन को लिया था। ठीक है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है।
तो अल्फ्रेड बिने इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी? जी हाँ, बुद्धि ज्ञानार्जन की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा देने वाले और कोई नहीं, आपके बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये परिभाषा बुड्रो ने दी थी। बुड्रो ने बुद्धि को सीखने या ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता माना है। और अगला प्रश्न है, गार्डनर ने प्रकृतिवादी बुद्धि को किस वर्ष जोड़ा था? जी हाँ, गार्डनर ने प्रकृतिवादी बुद्धि को किस वर्ष जोड़ा? तो आप जानते हैं प्रकृतिवादी बुद्ध अपने बहुभुज सिद्धांत में उन्होंने 1995 से 98 के आसपास जोड़ा था। तो 98 इज द राइट आंसर। अगला है, पदानुक्रमिक बुद्ध सिद्धांत में B.AD और K.M समूह किसने बताए? तो फिलिप वर्नन ने बताए, कई बार पूछा गया। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत में B.AD K.M समूह किसने बताया? ये टफ क्वेश्चन हो सकता है, कभी कम देखने को मिलता होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? V डॉट जो AD लिखा हुआ है इसको हम मौखिक शैक्षिक बोलते हैं और K.M को हम क्रियात्मक यांत्रिक बोलते हैं। तो फिलिप वर्नन और सीरियल बर्ट दोनों ने किया था। तो फिलिप वर्नन यहाँ पे, क्योंकि सीरियल बर्ट, ये दोनों दे दिया जाए, सीरियल बर्ट या फिलिप वर्नन, या एक कोई दिया जाए तो वो सही हो जाए। अगला है, आर्मी अल्फा परीक्षण किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में था या हिंदी में था? सभी लोग बताइए, आर्मी अल्फा परीक्षण किस भाषा में था? तो आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी में था। और बीटा कौन में था, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। बहुबुद्धि या बुद्धिलब्धि शब्द का भारतीकरण करने का श्रेय किसे कहा जाता है? C.H. राइस को जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिलब्ध शब्द का भारतीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? ऐसे टॉपिक क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तब एक ही जवाब आना चाहिए। कौन आना चाहिए? C.H. राइस, नो डाउट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का अर्थ क्या होता है? तो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का अर्थ ही होता है खुद की भावना और शक्तियों को पहचानना। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धि का सूचना प्रकरण सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग, गार्डनर, थॉर्नडाइक, कैटल। जी हाँ, बुद्धि के सूचना प्रकरण सिद्धांत किसने दिया? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मुख्य रूप से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। ये विकसित बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत है। बुद्धि के त्रिआर्किक सिद्धांत को माना जाता है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर जोर देता है। यह सिद्धांत बुद्धि को विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारिक घटकों में विभाजित करता है जो सूचना के प्रसंस्करण से संबंधित होते हैं। तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और 50 प्रश्नों में आपके क्या सही हो सभी लोग बताइएगा। मेरा थोड़ा गला खराब है, गला बैठ रहा मुझे, अब बार बार आवाज़ अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमने क्लास कंप्लीट किया। चलिए, गला अच्छा करके, स्वास्थ्य अच्छा करके आपकी अगली क्लास में मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद।